अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि आपको आगे की आने वाली इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्द ही मिलती रहे। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। और दोस्तों, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल की लिंक अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने जाना होगा कि किस तरह एक फ्रेंचमैन जिसका नाम रिपॉर्ट था उसने सल्तनत मैसूर को झूठ बोलकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया था। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो की लिंक आ रही होगी, तो वहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, जब कलकत्ता के न्यूज़पेपर्स में मलारटिक के प्रोक्लेमेशन के बारे में पब्लिश किया गया तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त ऐसा प्रिटेंड किया था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है और यहाँ तक कि उन्हें ये खबर न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ही मिली है। दोस्तों, रिचर्ड वेलेस्ली ने बिना इस खबर की ऑथेंटिसिटी के बारे में जाने और बिना सुल्तान को इस बारे में पूछे कि उन्होंने अपने वकीलों को मॉरिशस क्यों भेजे थे, रिचर्ड वेलेस्ली ने इस प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी को कोरोमंडल कोस्ट के कमांडर इन चीफ जनरल हैरिस को भेज दिया और इस हुक्म को भी दिया कि फ़ौरन एक बड़ी फ़ौज को इकट्ठा किया जाए। और साथ ही इसी दौरान केप ऑफ गुड होप के गवर्नर मकार्टनी ने भी कंफर्म किया था कि इस तरह का एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर दिया गया था। रिचर्ड वेलेस्ली ने कई अपने कमांडर्स को फ़ौरन फ़ौज को तैयार करने का हुक्म जारी किया और उन्हें पूरी तरह से जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया। मगर रिचर्ड वेलेस्ली के छोटे भाई आर्थर वेलेस्ली ने इस बात पर रजामंदी नहीं दिखाई कि डायरेक्ट सुल्तान पर हमला किया जाना चाहिए। आर्थर वेलेस्ली चाहता था कि पहले सुल्तान को इस बारे में पूछा जाए कि उन्होंने इस तरह से एक प्रोक्लेमेशन को अनाउंस क्यों करवाए और साथ ही उनकी सल्तनत में बाहर से फ्रेंच फौजियों को क्यों लाया गया। आर्थर वेलेस्ली की इस बात को रिचर्ड वेलेस्ली ने पूरी तरह से नेगलेक्ट और रिजेक्ट किया क्योंकि वो हज़रत टीपू सुल्तान को हटाना चाहता था ताकि इंडिया में इंग्लिश को एक सुपर पावर की तरह से डोमिनेंस मिल जाए और साथ ही हज़रत टीपू सुल्तान के होते ब्रिटिश का पूरा टोटल डोमिनेशन इम्पॉसिबल था। दोस्तों, इंडिया में उस वक्त लगभग 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं, मगर अंग्रेज़ों को ख़तरा सिर्फ हज़रत टीपू सुल्तान की ही सल्तनत से था क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में शेर सिर्फ घायल हुआ था और अंग्रेज़ ये बात अच्छे तरह से जानते थे कि घायल शेर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और जिस तेज़ी से सुल्तान ने अपनी सल्तनत में तरक्की की थी, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सल्तनत खुदादाद मैसूर उस ज़माने में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बन चुका था। और इसीलिए रिचर्ड वेलेस्ली चाहता था कि सुल्तान को इस बार पूरी तरह से गिराकर उन्हें मजबूर कर दिया जाए कि किसी भी तरह से वो ब्रिटिश पावर के सामने झुक जाएं और ब्रिटिश डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लें। और इस मकसद को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने मद्रास में अपने गवर्नर को फ़ौरन हमला करने का हुक्म दिया। मगर मद्रास के गवर्नर ने उस वक्त वेलेस्ली से ये कहा कि ब्रिटिश फ़ौज इस वक्त सबसे कमज़ोर हालत में है, ना तो हमारे पास यहाँ मद्रास में असला और बारूद है और ना ही हमारे पास जंग के लिए सही सिपाही हैं, और अगर ऐसे वक्त में अगर हम लोगों ने सुल्तान पे हमला किया तो मैसूर को जीतना तो दूर की बात है, हम उल्टा मद्रास गवा बैठेंगे। वेलेस्ली ना चाहते हुए भी अपने प्लान को पोस्टपोन कर दिया। अगले कुछ महीने वेलेस्ली ने पूरी तरह से अपनी आर्मी को और अपने चालों को प्रिपेयर करने में लगाए। और दोस्तों, सबसे पहला काम उसने ये किया कि निज़ाम की फ़ौज में जो फ्रेंच रेजिमेंट मौजूद थे उनको निकाल बाहर फेंकवा दिया। उस वक्त निज़ाम की फ़ौज में लगभग 14,000 फ्रेंच सिपाही थे जो फ्रैंकोइस रेजिमेंट के अंडर में थे। रिचर्ड वेलेस्ली को यह डर था कि कहीं ये फ्रेंच फ़ौजी जो निज़ाम के अंडर में हैं कहीं वो सुल्तान के अंडर में ना चले जाएं। इसलिए उसने निज़ाम से कहा कि फ़्रेंच फ़ौजियों को हटाकर ब्रिटिश फ़ौजियों को अपनी फ़ौज में शामिल किया जाए। दोस्तों, इस बात पर निज़ाम फ़ौरन राज़ी हुआ
और उसने अक्टूबर 22, 1798 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सब्सिडरी ट्रीटी पे साइन कर दिया। और इस ट्रीटी के हिसाब से निज़ाम सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी रूलर बन के रह गया, यानी निज़ाम अपने ही मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों के अंडर काम करने वाला रूलर बन गया। दोस्तों, निज़ाम के इस ट्रीटी को साइन करते ही उसकी फ़ौज में मौजूद फ्रेंच रेजिमेंट को डिसबैंड किया गया। और ये डिसबैंडमेंट बहुत ही शर्मनाक था फ्रेंच के लिए, क्योंकि उनके 124 से ज़्यादा ऑफिसर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर कैलकाटा ले जाया गया और वहाँ से बड़ी ही बेइज्जती के साथ उन फ्रेंच ऑफिसर्स को यूरोप भेज दिया गया। दोस्तों, इसके बाद रिचर्ड वेलेस्ली ने मराठाओं से भी कहा कि वो भी निज़ाम की तरह सब्सिडरी ट्रीटी पे साइन करें, मगर मराठा पेशवा ने इस बात को नहीं माना, लेकिन अंग्रेज़ों को ये भरोसा दिया कि अगर टीपू सुल्तान से जंग होती है तो मराठा अंग्रेज़ों का साथ ज़रूर देंगे। और एक ख़ास बात दोस्तों, इसी दौरान मराठाओं के बीच में काफ़ी मतभेद शुरू हो गए थे, क्योंकि कई मराठा जनरल्स और रूलर्स ये नहीं चाहते थे कि हज़रत टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया जाए। और यहाँ तक कि दौलत राव सिंधिया तो डायरेक्टली हज़रत टीपू सुल्तान को साथ देना चाहते थे। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान कम्युनल थे एट्सेट्रा, उन लोगों को ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मराठा भी सुल्तान के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और साथ में सुल्तान ने जो अपने 2 बच्चों को गिरवी रखे थे, इस बात को मराठाओं ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, क्योंकि ये बात मराठाओं के लिए भी एक नागवार बात थी कि कोई राजा अपने बच्चों को गिरवी रख दे। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सुल्तान भी इसी मिट्टी के हैं और मराठा भी इसी मिट्टी के, तो उन लोगों के बीच में भाईचारा कैसे नहीं होता। लेकिन उन लोगों के बीच में कुछ पॉलिटिकल मतभेद थे, जिसकी वजह से कुछ जंगें लड़ी गई थी। बहरहाल दोस्तों, वेलेस्ली बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपनी हर चाल और हर तरफ से अपने प्रिपरेशन को किए जा रहा था, और दूसरी तरफ सुल्तान को इस बात की खबर तक लगने नहीं दी कि अंग्रेज़ जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ तक कि जब वेलेस्ली को पता चल चुका था कि सुल्तान के वकील मॉरिशस जाकर सिपाहियों को लाए हैं और मलारटिक ने वहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन को डिक्लेयर किया था, फिर भी लगभग 7 महीनों तक वेलेस्ली ने सुल्तान को इस बारे में कोई बात नहीं की। और साथ ही लगभग 7 महीने के बाद वेलेस्ली ने सुल्तान को नवंबर 8, 1798 को एक ख़त भेजा, जिसमें लिखा गया था कि आप जानते हो कि फ़्रेंच और हमारे मुल्क, इन दोनों के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी और हमारी हुकूमतों के बीच में भी कोई प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि फ़्रेंच आपको हमारे ख़िलाफ़ ज़रूर भड़काएंगे जंग के लिए, और हम जंग नहीं चाहते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप बातचीत करें हमारे साथ। और इस बातचीत के लिए मैं यानी रिचर्ड वेलेस्ली, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मेजर डाउटन को आपके पास भेज रहा हूँ। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि ये वही मेजर डाउटन है जो सुल्तान के बच्चों को वापस लेकर आया था। मैंने उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। सुल्तान ने रिचर्ड वेलेस्ली के ख़त का जवाब देते हुए लिखे कि फ़्रेंच धोखेबाज हैं, ये वो भी जानते हैं। और उन फ्रेंच लोगों के बारे में जो सल्तनत मैसूर आए थे, सुल्तान ने लिखा कि हमारी सल्तनत में जो ताजिर मॉरिशस पहुँचे थे, वहाँ से जो लोग हमारी खिदमत में आना चाहते थे अपनी मर्ज़ी से, उन्हें वो लेकर आए हैं। और साथ ही सुल्तान ने ये भी लिखा कि पिछली वाली ट्रीटी के ऊपर वो आज भी अमल कर रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से वो कभी भी जंग का ऐलान नहीं करेंगे। दोस्तों, सुल्तान का ये लेटर वेलेस्ली को दिसंबर 18, 1798 को मिला था, और उसने दोबारा जनवरी 9, 1799 को एक लेटर लिखा जिसमें मलारटिक के प्रोक्लेमेशन और उसने दोबारा से फ्रेंच सिपाहियों के बारे में बात किया। और साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर आपने हमसे बात नहीं की तो फ़ौरन हम लोग आप पे हमला कर देंगे। सुल्तान इस वक्त के हालात को क्लियरली समझ चुके थे, और साथ ही सुल्तान ये भी जानते थे कि अपने ही देश वाले इस ख़तरे को नहीं देख रहे हैं जो अंग्रेज़ों की शक्ल में हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आके खड़ा था। इसलिए सुल्तान ने दोबारा बात करने को राज़ी हुए और उन्होंने मेजर डाउटन को भेजने को भी कहा। मगर इससे पहले कि सुल्तान के जवाब का ख़त वेलेस्ली तक पहुंचता, वेलेस्ली ने जनरल हैरिस को यह फ़ौरन हुक्म दे दिया था कि सल्तनत मैसूर पे हमले शुरू किए जाएं। और साथ ही उसी दौरान जनरल स्टुअर्ट को भी ये ऑर्डर दिए गए कि मालाबार की तरफ से भी सल्तनत मैसूर पे हमले शुरू किए जाएं। और साथ ही वेलेस्ली ने जनरल हैरिस को ये भी कहा कि सुल्तान के साथ किसी भी तरह की सुलह पे बात ना की जाए। और दोस्तों, 14 फरवरी 1799 को अंग्रेज़ों की फ़ौजें सुल्तान पे हमले करने को आगे बढ़ी, और ये थी शुरुआत 4th एंग्लो मैसूर वॉर की। और यहाँ से शुरुआत होती है उस फ्रीडम स्ट्रगल की
जिसमें अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई ताकि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सके और हमारे इस प्यारे से मुल्क को अंग्रेज़ों से बचाया जा सके। दोस्तों, जब ये सब हो रहा था तो सुल्तान भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की जिससे सल्तनत मैसूर और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के ख़तरे से बचाया जाए। लेकिन जब अपने ही मुल्क के भाई अपने ही ख़िलाफ़ हो जाएं और वो अंग्रेज़ों का साथ देने लगें तो सुल्तान इतने मजबूर हो गए कि उन्हें बाहर के मुल्कों से मदद मांगनी पड़ी। दोस्तों, सुल्तान ने कई हुकूमतों के पास ख़त भेजे थे मदद के लिए, जैसे कि टर्की, पर्शिया, फ्रांस, अफ़गानिस्तान और यहाँ तक कि कच्छ को भी भेजा गया। जी हाँ, कच्छ यानी गुजरात। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को उन लेटर्स के बारे में बताऊंगा जिस पे कहा जाता है कि सुल्तान ने बाहर के राजाओं को हिंदुस्तान पे अटैक करने को बुलाए थे, मगर सच्चाई तो ये थी कि हिंदुस्तान पे ऑलरेडी अंग्रेज़ अटैक कर रहे थे, तो इन अटैकर से बचाने के लिए बाहर से सुल्तान ने मदद मंगवाई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।